Good morning, students. All join the class. Good morning, ma'am. Good morning, Bhavesh. Here is the important information for all of you. All join. Yes. Good morning, Gautam. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, Afan. Good morning, Raghuveer. Regarding F1, फटाफट से join करो. Yes. information regarding F1. Regarding to your class test, आपका क्लास टेस्ट होगा वेडनेसडे को चैप्टर नंबर 2 आपका सोल्यूशन. एमसीक्यूज वहां आपको देखने को मिलेंगे 10 नंबर के हैं. ठीक है, रेडी हो सब? चैप्टर नंबर 2 सबका बहुत अच्छे से तैयार है, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है मुझे, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस आप लोग करते हो, तो वहां से हमें लगता है. ठीक है, और एक चीज है कि आपका जो टेस्ट है ना, क्लास टेस्ट, वो टीचमेंट ऐप पर ही होगा. ये क्लास टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप FA1 के लिए तैयार हो जाओ. समझ रहे हो उस चीज को? FA1 के लिए तैयार हो जाओ. इट मीन्स के यस अंजलि, डे आफ्टर टुमारो है ना, कल का टाइम है आपके पास, तैयारी कर लो. परसों फिर हम आपका परसों आपका क्लास टेस्ट लेंगे. क्लास टेस्ट आपका 10 नंबर का होगा. आपको सोल्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, इस तरह बीच बीच में क्लास टेस्ट लेते रहेंगे. और व्हाट्सएप पर कोई लिंक नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और आपकी टीचमेंट पर आपका टेस्ट होगा. और वही क्लास की टाइमिंग है जो आपकी क्लास टाइमिंग है. ठीक है, जिस तरह से 8:50 पर आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो 8:50 पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, और वही उसी दिन और उसी टाइम आपको पेपर भी मिल जाएगा. प्लीज रिपीट कीजिए ना, क्या बोला था आपने? हाँ, एक सेकेंड. ऐसे में भी एमसीक्यूज ही आएंगे आपके. ठीक है, आपको टर्म 1 में आपका एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे. जो आपका जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में, उसमें एमसीक्यूज ही मिलेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है, तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे. तो देखो, जो स्टूडेंट देर से जुड़े हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, आप लोग अपने साथियों को भी इंफॉर्म कर दो. टीचमेंट ऐप तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो, पिछले 2 साल से यही हो रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है ना, इवन बोर्ड का रिजल्ट भी इस बार तो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर बना है. ठीक है, हर एक स्टूडेंट का अपने क्लासरूम से जुड़ना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है. समझ रहे हो ये चीज? मैं बार बार लिंक सेंड कर रही हूँ. आप तो बोर्ड क्लास में हो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपके साथ ही पढ़ते हैं, क्लासमेट है आपके, तो आप एक बार उन्हें इन्फॉर्म करो. तो चाहे वो डमी है या जो भी स्टूडेंट है, उन्हें ज्वाइन करना जरूरी है. ठीक है, और टेस्ट देना, प्लस टेस्ट देना जरूरी है, ताकि हमें बार बार कॉपीज जो है आपकी सबकी कॉपीज तो हो, ताकि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो रेडी रहे. ठीक है, बोर्ड को अगर नीड होती है, मे भी कि ऐसा ना हो, हमारे एग्जाम सही टाइम पर हो जाए. अगर ऐसा होता है तो बच्चे परेशान ना हो, उनके जो रिटर्न वर्क है वो हमारे पास सेव रहेगा, और वो आगे प्रोसीड किया जाएगा, उसी से आपकी मार्किंग होगी. समझ गए इस चीज को? तो टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया ना कि आपका क्लास टेस्ट है. क्लास टेस्ट हर टीचर अपने हिसाब से लेता है. तो इस क्लास टेस्ट में आपका जो केमिस्ट्री फर्स्ट का क्लास टेस्ट है, वो आपका ऑन टाइम होगा, जो आपकी क्लास का टाइम है ना. ठीक है, 8:50 पर क्लास स्टार्ट. यस आयुष, क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑफ करो अपना. पेपर तो ऑनलाइन ही होगा, टीचमेंट ऐप पर होगा. और कैसे करना है, किस तरह से कॉपी सबमिट होंगी, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो सारी चीजें आप सीख जाओ. ऐसे में आप परेशान ना हो. यस, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग Ma'am, Yes. exams will be held differently and class test will be held differently. So there will be different timetable. डिफरेंट टाइम टेबल. वाई इट विल बी डिफरेंट? जिस तरह आपकी क्लासेस होती है ना, उसी टाइम पर हमें लेने के लिए बोला गया है. आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की क्लास 8:50 पर होती है, तो I mean, 8:50 पर ही आपका FA1 papers will be different, no? FA1 विल बी डिफरेंट. ये क्लास टेस्ट की बात हो रही है, आप इसको FA से मत जोड़ो.
तो उसका टाइम टेबल भी तो डिफरेंट होगा ना? एफए का अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप तैयारी करो। एफए की तैयारी के लिए आपका क्लास टेस्ट लिया जा रहा है। अभी आपको कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया ना एफए का? यस मैम। ठीक है, अभी कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, हम सिर्फ क्लास टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। क्लास टेस्ट आपका वेडनेसडे को है, सेम टाइमिंग है जो आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग होती है। 10 नंबर का होगा, चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन में से होगा। ओके, और एमसीक्यूज वहां आपको देखने को मिलेंगे 10 नंबर के एमसीक्यूज 8:50 पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है ना 20 मिनट है या 25 मिनट या 30 मिनट, वो मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी या जैसा भी है। ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि 8:50 पर वेडनेसडे को आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और इन्फॉर्म कर दो अपने साथी जो टीचमेंट पर जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते, उन्हें सबको टेस्ट देना है, किसी की भी एब्सेंट नहीं होगी। ये हर्षित एफए की तैयारी है ये, ताकि आप सीख जाओ कि टीचमेंट पर कैसे आपको काम करना है। ओके, सबके लिए क्लियर हो गया ना? ठीक है, बार बार इन्फॉर्म तो नहीं करना पड़ेगा, ये सबके लिए क्लियर है कि क्लास टेस्ट आपका कब है, किस तरह से होगा। एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 2 तैयार रखो, अच्छे से पढ़ो। वी कैन से एवरीवन मे बी आफ्टर 15। नो, आई कांट से दिस, मुझे नहीं पता इस चीज में। ओके, उसके बाद ऐसे की डेट आपकी डिसाइड होगी। पहले ये सारी कॉपीज कलेक्ट हो जाएं, किसने एग्जाम दिया है, कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, ये चीज एक बार चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपकी एफए की तैयारी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, देखते हैं हम बात कर रहे थे सेल की। तो सेल देखो वो डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पर सारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी जहां पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। उस बेसिस पर आपने दो तरह के सेल देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। साउंड इज नॉट क्लियर। अभी बताओ, साउंड क्लियर है? बीच में वाईफाई कैच कर लेता है, पता नहीं कौन सा, तो साउंड में डिस्टरबेंस हो जाता है। ओके, अभी बताओ भावेश, रघुवीर, अब क्लियर हुआ क्या साउंड? ओके ओके, ठीक है ना, वो वाईफाई कैच कर लेता है। अभी क्लियर है, ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। तो सेल्स को उनमें होने वाली रिएक्शंस के बेसिस पर हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल है जहां पर हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, यानी जहां पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं आपकी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से होती है, केमिकल आपने डाला, खुद से रिएक्शन हुआ और हमें केमिकल एनर्जी मिली, उस केमिकल एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ओके, फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जहां पर हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी आपने केमिकल डाल दी बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी उनको इलेक्ट्रोलाइट करती है, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करती है, उन्हें तोड़ती है, आयंस में डिवाइड करती है और आपको फिर वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और आपको केमिकल एनर्जी मिलती है। तो वहां आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बना रहे हो, तो वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं सेल की। दोनों तरह के सेल हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने अपनी लास्ट क्लास में भी ड्रॉ किया था, आज भी ड्रॉ करेंगे हम। जैसे कि अगर हम बात करें जिसे डेनियल सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। अब मुझे बताओ डेनियल सेल कब कहलाएगा? कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके दो नेम मैंने आपको बता दिए, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल। डेनियल सेल स्पेशल कुछ पर्टिकुलर आप इलेक्ट्रोड्स लेते हो तब आपको डेनियल सेल कहना होता है। यस अंजलि, यस रघुवीर, वेरी गुड।
जब आप एनोड की फॉर्म में जिंक लेते हो, कैथोड की फॉर्म में कॉपर लेते हो, तो उसे आप क्या, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हो? आप उसे डैनियल सेल नाम देते हो। उसी डैनियल सेल के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक रॉड लिया है या जिंक इलेक्ट्रोड, ये है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, कॉपर इलेक्ट्रोड को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। क्लियर? यहाँ पर आपको Cu+2 मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ आपको Zn+2 आएंगे। क्लियर? यहाँ हमारा ये एनोड है और ये कैथोड है। ओके, और आप इसके अलावा यहाँ पर साइन भी बना सकते हो, ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये कॉपर आपका पॉजिटिवली चार्ज। पता है ना आपको, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ साइन का डिफरेंस था, एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि आप इलेक्ट्रोलिटिक में बात करते हो तो दोनों के साइन डिफरेंट हो जाते हैं। बट ये चीज ध्यान में रखना कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो वही काम यहाँ पर होने वाला है। ओके, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल में लगाई गई है वो है ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मैम Cu पे तो -2 आएगा ना? Cu पर Cu पे ये चार्ज नहीं शो कर रहा, हाँ, ये चार्ज शो नहीं कर रहा। वैसे तो जिंक पर भी +2 आना चाहिए, जिंक कॉपर, ये कॉपर पर तो प्लस चार्ज ही आएगा ना, +2 -2 नहीं। यहाँ सिर्फ हम इनका चार्ज शो कर रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। आप कहाँ से +2 लाए हो? मैं भी सॉल्यूशन है ना, आपने ZnHO4 और CuSO4 डाल दिया तो -2 आएगा ना? देखो मेरी बात सुनो, जिंक सल्फेट जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट करते हो जिंक पर +2 और सल्फेट पर -2 आता है, तो ये आयंस है, Zn+2 आयंस है। बट जिंक को ये कैसे नेगेटिवली चार्ज करेंगे वो हमें देखना है ना। आप इस चीज को क्लियर करो अपने माइंड में कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो उसमें इस तरह से प्लस और माइनस बनते हैं। तो यहाँ पर जिंक पर +2 आयन है जिंक की फॉर्म में और SO4 -2 की फॉर्म में नेगेटिवली चार्ज आयन है। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो जिंक के +2 है या कॉपर के +2 है, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेगा या कौन है जो इलेक्ट्रॉन और लूज करता रहेगा, अपना +2 और बढ़ाता रहेगा, कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना +2 सेटिस्फाई करता रहेगा? समझ में आ रही है चीज? वो चीज हम यहाँ से देखेंगे। यस रघुवीर, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो या बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। हमने डैनियल सेल का पिक्चर ड्रॉ किया है जिसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का साइन नेगेटिव है बट जिंक सोल्यूशन में, ओके कल भी बना लिया था, बट जिंक सोल्यूशन में जो आयन है वो Zn+2 होंगे, क्योंकि जब आप जिंक सल्फेट को तोड़ते हो तो जिंक प्लस में जाता है और सल्फेट माइनस में जाता है। ओके, सो अब लिख लेते हैं थोड़ा बहुत हम, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। लिखते चलो, इन डैनियल सेल zinc electrode is dipped in ZnSO4 solution and copper electrode
dipped in CuSO4 solution। क्या किया आपने? डैनियल सेल बनाने के लिए जिंक इलेक्ट्रोड लिया, उसे जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है, एंड a salt bridge is used to connect both the half cell। एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, अभी आपने देखा था बना हुआ, वो किस लिए यूज किया गया है? टू कनेक्ट बोथ द हाफ सेल। हाफ सेल समझते हो ना? जिंक वाला जो सोल्यूशन है वो जिंक का हाफ सेल हो गया, एनोड हाफ सेल उसे आप कहोगे, और जो आपका कॉपर वाला सेल है उसे आप कॉपर का हाफ सेल कहोगे। तो उन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए, उनके सोल्यूशन के बीच में कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, कभी कभी एक नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, तो उस सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें लिखनी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको आंसर देना होता है अपना। और वायर से कनेक्ट हो रहा है, यस संजनी, बट देखो सॉल्ट ब्रिज का एक काम और है, एक तो दोनों की कनेक्टिविटी बनाए रखेगा, ठीक है, और उसके अलावा जो आपका सोल्यूशन है ना, मान लो किसी सोल्यूशन में जिंक +2 कम हो गए, किसी में कॉपर +2 कम हो गए, तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, सोल्यूशन की बात करें तो दोनों की न्यूट्रलिटी बनाए रखना है। यस, न्यूट्रलिटी बनाए रखना है उनकी, तो इसीलिए यूज किया जाता है इसको। एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जिंक भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन से जिंक ने ही क्यों रिलीज किए हैं? यस, ये चीज आपकी आगे क्लियर होगी, शायद हो सकता है आप भी पढ़ लें उस टॉपिक को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, पोटेंशियल यानी पावर, इलेक्ट्रोड की पावर। किसी इलेक्ट्रोड के पास तो इतना पावर होता है कि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दो अलग अलग को आप कंपेयर करते हो, जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेस में मेटल एक्टिविटी सीरीज हम पढ़ते हैं। हाँ, मेटल एक्टिविटी सीरीज हम पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ मेटल्स एक्टिव होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, उन्हीं में से एक जिंक है। और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह न्यूट्रल होती है, इन्होंने बहुत सारी एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, तो वो क्या करती हैं, किसी दूसरे का लूज हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। तो वहां पर वो, समझ में आया ना? ठीक है, तो वहां पर वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करती है। तो कॉपर भी उसी तरह का इलेक्ट्रोड है, अगर आप यहाँ देख रहे हो, कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखते हैं। सॉल्ट ब्रिज, it is the tube neutral electrolyte। पूछे आपसे कि ये जो आपकी पोटेंशियल पावर की ज्यादा है, यस, देखो जिसकी पोटेंशियल पावर से मतलब है जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है ना, यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। समझ में आ रही है चीज? आपका पोटेंशियल दो तरह से देखते हो आप, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिसका नेगेटिव मतलब पोटेंशियल कम है, जिसका पोटेंशियल कम है यानी वो थोड़ी सी एनर्जी पर ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो एनोड की तरह काम में आएगा। फिर अगर आप देखो प्लस में, कंपेयर करो प्लस में, तो जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल हायर है, ज्यादा है, यानी उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकूं, तो वो क्या करेगा, जिसने लूज किया है ना कम इलेक्ट्रॉन वाला, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो अपना रिडक्शन करेगा, और जो लूज कर रहा है वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर हुआ ये अक्षत?
पोटेंशियल पावर आप देखोगे ना जिंक और कॉपर के केस में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिंक का कम है इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ओके, इलेक्ट्रोलाइट देखो कौन कौन से भरे हुए होते हैं, लाइक KCl होगा, KNO3 होगा, NH4NO3 होगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि ये वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा बट ये वहां वर्क नहीं करेंगे, इनके जो आयन है ना वहां काम नहीं करेंगे। जो आपके जिंक +2 और कॉपर +2 काम कर रहे हैं ये उन्हें काम करने देंगे, बट सोल्यूशन में अगर जिंक +2 कम होता है या कॉपर +2 कम होता है तो ये उनकी जगह जाकर ये अपने आयंस को वहां पहुंचा देंगे और उस सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बनाए रखेंगे, ताकि हमारी रिएक्शन इजीली बहुत स्मूथली प्रोसीड हो सके। ओके, फिर आप हो गए सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट। मैम ये लास्ट एग्जांपल क्या है? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। नो मैम ये नीचे है। ये अगार अगार है, अगार अगार एक तरह का जेली सोल्यूशन होता है जिसमें आप इन्हें डिप करते हो। अगार अगार सोल्यूशन लिया आपने, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे, जेली वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है। उस जेल में आप इन्हें डिप करके डालते हो, इन ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है इन्हें डिप करके उस ट्यूब के अंदर फिल कर देते हो। ओके, दूसरा काम क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है और ऑल्सो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे बनाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर किसी सोल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट में जिंक प्लस कम हो रहे हैं, कॉपर प्लस कम हो रहे हैं, तो ये उनकी जगह अपने आयंस को प्रोसीड कराता है। ओके, और प्लस के कम होने से न्यूट्रलिटी पे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, वहां पर मेंटेन रहती है, ठीक है। आपका सोल्यूशन न्यूट्रल बना रहता है। यस, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको बताना होता है कि सॉल्ट ब्रिज इस तरह की यू ट्यूब, ऐसी यू जैसी शेप्ड वाली इस तरह से रखी हुई है ना, इस तरह से रखी हुई है सोल्यूशन में, ऐसी यू शेप्ड ट्यूब होती है जो कि फिल्ड होती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट से। कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है आप एग्जाम्पल दोगे, फिर उसके बाद बताओगे कि क्या क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज। आपके सर्किट को कंप्लीट कर देता है, प्लस आपकी जो न्यूट्रलिटी है उसे बनाए रखता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब यहां देखो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करते हो जिंक और कॉपर में, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोअर है। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जिंक, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, प्रोसीड होंगे जिंक से कॉपर की तरफ। ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड लूज कर रहा है। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसे लिख लो फिर समझते हैं।
बताओ मुझे समझ में आया? इलेक्ट्रो पोटेंशियल अभी हम आगे चल रहे हैं, क्लियर कर लेंगे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, बट ये ध्यान में रखो कि जिस इलेक्ट्रोड का या जिस मेटल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल जितना कम होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम यानी उसे कम पावर चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो आप जरा सी पुश करोगे, जरा सा पावर दोगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ऐसा जिंक के केस में होता है। अगर जिंक और कॉपर दोनों को आप लोगे तो जिंक के केस में ऐसा होता है, ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम है कंपेयर टू कॉपर। ऐसा नहीं कि हमेशा ही कम होगा, जिंक को किसी और दूसरे कम इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाले के साथ लोगे तो वहां पर जिंक का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अभी हमने जिंक और कॉपर लिया, कंपेयर किया, तो जिंक का पोटेंशियल कम था, दैट्स वाई उसे कम एनर्जी चाहिए थी। उसने मतलब जरा सी मूव करते, जरा सी रिएक्शन की एनर्जी मिलते उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ओके, पावर कौन दे रहा है? अक्षर पावर कोई नहीं दे रहा, उसे उसकी खुद की पोटेंशियल है, उसका खुद का इतना पावर है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे उसके साथ, उसका खुद का पावर है, यानी वो नेचुरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। और जबकि कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल हायर है, तो उसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमारी जो एनर्जी रिएक्शन में जो एनर्जी मिल रही है ना, उससे उसका काम नहीं हो रहा, उसे आप एक्स्ट्रा एनर्जी दो, रेडिएशन दो, तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर हुआ? जिंक को बिना किसी पावर के, उसका खुद का इतना पावर है, उसका पोटेंशियल है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ी, उसने खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? जिंक से कॉपर की तरफ। और ये तो सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके जस्ट अपोजिट फ्लो करती है। बताओ मुझे, क्लियर है ना सबका ये कंसेप्ट? ओके अफान, वेरी गुड। बताओ फास्ट, सबका क्लियर है ना ये कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहां से कहां आएगी? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये चीज समझना है आपको। जिंक ने ऐसा क्यों किया, इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया? क्योंकि उसका पोटेंशियल कम था, उसके पास पावर थी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, उसे दूसरी किसी एनर्जी की नीड नहीं थी, लूज कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर कहां चला? कॉपर की तरफ। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी कहां फ्लो हुई? कॉपर से जिंक की तरफ। ये क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो, आपकी सेल रिएक्शन आप लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन इन डैनियल सेल। डैनियल सेल में होने वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं। ओके, सबका कंसेप्ट क्लियर है। डैनियल सेल में देखो कैसी होगी रिएक्शन। ये आपका जिंक है, इलेक्ट्रॉन अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग +2 चार्ज कैरी करता है, +2 कैरी किया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसे हमने नाम दिया एनोड। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम इसको एनोड? क्योंकि जिंक पर हमेशा क्या होता है, सॉरी एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक ने ऑक्सीडेशन का काम किया, तो आप कहोगे कि जिंक एनोड की तरह काम करेगा। ओके, फिर आप चले कैथोड पर। कैथोड पर आपके Cu+2 आयंस थे या नहीं? बताओ Cu+2 आयन कहाँ थे? कहाँ थे Cu+2 आयन? जो आपने कॉपर लिया वो तो आपने न्यूट्रल मेटल का लिया। यस, सॉल्यूशन में थे ना? कैथोड। हाँ, ये जो CuSO4 था, इस CuSO4 से +2 आयन आपको बताए मिल रहे थे, तो वो +2 आयन जो है ना, वो क्या करने वाले हैं? जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए उनको कैच कर लिया एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल की फॉर्म में जमा होने लगे, कॉपर पर और ज्यादा डिपॉजिट होने लगे। क्लियर? अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, Z+2
देखो Zn इस तरह लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन। जिंक किस स्टेट में था, एस किसे डिनोट कर रहा है, सॉलिड स्टेट को। जिंक सॉलिड था, क्या आयन सॉलिड हो सकते हैं क्या? आयन तो हमेशा सॉल्यूशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। आयन कहाँ होते हैं, हमेशा सॉल्यूशन में होते हैं। मेटल पर +2 थोड़ी होगा, मेटल तो न्यूट्रल है, सॉलिड होता है। तो वो जिंक यहाँ सॉलिड था, कॉपर +2 था, और यहाँ आप लिखोगे एक्वस, एक ही एक्वस स्टेट में था। किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर तो सॉलिड बन गया, ओके, और जिंक +2 में कन्वर्ट होकर एक्वस में आ गए। बताओ ये समझ में आया सॉलिड और एक्वस वाला कंसेप्ट? सॉलिड तो वो कैसे थे, जब वो एक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में था, ऐसा, ये क्या है, सॉलिड, ओके। और जब वो आयंस इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हुए आयंस हैं, तो वो कैसे स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। बताओ मुझे, क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन, जो डेनियल सेल में होने वाली ओवरऑल रिएक्शन है, वो ऐसे लिखोगे, इसे कहेंगे ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर? ये आपकी सिर्फ एनोड पर होने वाली रिएक्शन थी, ये सिर्फ आपकी कैथोड पर होने वाली रिएक्शन थी। ओवरऑल रिएक्शन आपने ऐसे लिखी है। जिंक न्यूट्रल था, इसका मतलब है कि वो किसकी फॉर्म में था, रॉड की फॉर्म में, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, इसीलिए वो सॉलिड था। फिर Cu+2 हमें दिखा, तो वो क्या था, ऑब्वियसली +2 रॉड पर कैसे रहेगा, +2 तो आयन में होगा ना, सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक्वस शो किया। फिर उसके बाद हमारा जिंक कैसा हो गया, +2 बनकर आप सॉल्यूशन में आ गया आपका, और कॉपर कहाँ जमा होने लगा, रॉड पर जमा होने लगा। अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, 9th-10th में अगर आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, कि कॉपर तो डिपॉजिट होने लगता है, सॉलिड बन गया ना कॉपर, सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है रिड्यूस होकर, तो वो कहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, और कॉपर सॉलिड कॉपर की रॉड पर, तो रेड हो जाएगी बहुत ज्यादा। और जो सोल्यूशन है आपका, वहां से Cu+2 कम होने लगेंगे ना, क्योंकि वो कॉपर पर जा रहे हैं जमा होने। तो उनकी न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए डेंसिटी कहां से आ गई रघुवीर, देखो जिंक, हाँ, जिंक की रोड जो है ना वो पतली हो जाएगी, जिंक की रोड पतली हो जाएगी, क्योंकि वहां से आयंस निकल रहे हैं रेगुलर। जबकि कॉपर की जो रोड है ना, कॉपर का इलेक्ट्रोड, वो आपका थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि वहां कॉपर +2 जो है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर वहां डिपॉजिट हो रहा है, ओके। जबकि आयंस की न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हमने पहले से ही सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लिया हुआ है। तो वो आयंस में से, तो इनको आयंस को ना Zn+2 को और ना ही Cu+2 को, किसी को भी कम नहीं होने देना। डेंसिटी देखो रघुवीर, आप डेंसिटी इसीलिए कह रहे हो ना कि Zn+2 पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज में आ रहा है। जिंक पतली हो रही है, हाँ, रॉड कम हो रही है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी। बट सॉल्यूशन में तो आयंस एज इट इज बने हुए हैं, Zn+2 कम हो रहा है, बट उसकी जगह सॉल्ट ब्रिज से K+ आ रहा है, ठीक है, और NH4+ आ रहा है। टेम्परेचर कहां से आ गया भावेश, टेम्परेचर कहां से आया? आपको रिएक्शन करनी है तो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। यहाँ कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हम, हमारे सिंपल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, ओके। अब बताओ मुझे, ये समझ में आया कि एक्चुअल में किस तरह से प्रोसेस होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डेनियल सेल में? किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस, किसी की क्वेरी है अगर, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैंने इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी आपको बता दिया। भावेश, नो मैम से मतलब नहीं समझ में आया? यस भावेश, फास्ट टेल मी। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। तो हमें समझ में आता है कि जो जिंक है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, और आपका जो कॉपर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। जिंक यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है, कॉपर आपका
कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ध्यान में रखना कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कल जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी अलोन वाली, वहां से भी हमें पता चलता है ये चीज। ओके, तो अब एक चीज ध्यान में रखो, जैसे कि ये आपका ये जिंक डिप था उसमें, ठीक उसी तरह ये आपका CuA सपोर्ट था और इसमें कॉपर डिप था। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुए, ये यहां से आपके इलेक्ट्रॉन, जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा थी, ध्यान में रखो। जिंक ने यहां से कुछ नहीं लिया, यहाँ पर आपके Zn प्लस आयन पड़े हुए हैं, SO2 आयन पड़े हुए हैं, यहाँ यही होगा ना सोल्यूशन में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि जिंक नेगेटिव चार्ज है तो +2 कहां से आएगा, वो यहाँ सोल्यूशन में से आया है, हम रॉड की बात नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, यहाँ +2 SO4 - 2 है, यहाँ +2 SO4 - 2 है। ओके, और ये आपने सोल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। ऐसे रफली ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं इस चीज को। अब जिंक की टेंडेंसी थी, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर गए हमारे, इस तरफ जा रहे हैं। समझो इस चीज को, यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जिंक पर कौन सा चार्ज आ रहा है, जिंक में +2 आयन बढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन कब, ये जो आपका जिंक है, इस जिंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो जिंक रॉड है आपकी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा दिए, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते कैसा हो गया, ये जिंक था, इलेक्ट्रॉन लूज +2 में कन्वर्ट हुआ ना। अब वो +2 आयन कहाँ गए, सॉल्यूशन में आएंगे, यहाँ तो जमा नहीं रह सकते। समझो इस चीज को, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाते जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो +2 बन रहा है वो कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है सॉल्यूशन में। चीज को समझो, सॉल्यूशन में आ रहा है, तो यहाँ पर Zn+2 बढ़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला इस तरफ कॉपर की तरफ, ओके, और कॉपर वायर से होता हुआ, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको चाहिए, प्लस चार्ज जो है उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस चार्ज जो है इसका Cu+2 की फॉर्म में कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन में है। समझ में आ रहा है, तो सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ से +2, ये देखो यहाँ Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ। अब वो कॉपर कहाँ जाएगा, क्या सॉल्यूशन में आएगा, नहीं आएगा ना, सॉल्यूशन में तो क्या है, आयंस है, प्लस और माइनस है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ रोड पर जमा होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को, यहाँ रॉड पर जमा होता रहेगा और इस तरह से हमारा चार्ज का सेपरेशन होता है। क्लियर हुआ ये सफान, वो तो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से आ रहा है ना, हाँ सल्फेट सोल्यूशन से। आप कह सकते हो कि जिंक से ही +2 जो है वो यहाँ जा रहे हैं, जिंक यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, रॉड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आप यहाँ तो बढ़ा नहीं रहे हो, आपने जितना इलेक्ट्रोलाइट लिया था उतना ही लिया हुआ है ना, उसमें प्लस बढ़ा रहे हो ना माइनस बढ़ा रहे हो, आपने फिक्स की हुई थी उसकी अमाउंट। अब अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा वो किसकी वजह से, वो इन रॉड की वजह से होगा। ओके, ये जो रॉड है ना ये डिक्रीज होती जाएगी जिंक की रॉड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और जो +2 बन रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +2 चिपकेंगे, यहाँ रॉड पर आकर चिपकेंगे +2 आयंस, यहाँ से +2 कहाँ मूव करेगा, रॉड की तरफ, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसे कैच कर लेगा और कॉपर में कन्वर्ट करके यहाँ पर जमा करता रहेगा। ओके अफान, ठीक है, सो क्लियर हुआ ना ये। यहाँ पर तो +2 आयन, जिंक में +2 आयन कहाँ आ रहे हैं, रॉड से सोल्यूशन में आ रहे हैं, जबकि कॉपर में सोल्यूशन से रॉड पर जा रहे हैं और रॉड पर जाकर वो न्यूट्रल हो रहे हैं। कहाँ से न्यूट्रल हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से आ रहा है वहां से न्यूट्रल होके और रॉड पर कॉपर की फॉर्म में जमा हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली रॉड क्या हो रही है, साइज में थोड़ी थिक हो रही है और ये वाली रॉड साइज में थिन हो रही है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है रेगुलर।
ओके, और इनके डिक्रीज या थिक होने का कारण आप समझ गए क्या है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ, इतना कुछ क्लियर हुआ आपका? समझ में आया किस तरह से प्रोसेस होती है, कैसे आपका जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है या कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है? सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, जहां पर पॉजिटिव कम हो रहे हैं, यहाँ कम हो रहे हैं ना पॉजिटिव कॉपर में, यहाँ जाकर जमा हो रहे हैं, तो वो अपने कुछ न्यूट्रल आयन यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ Cu+2 की कमी हुई तो यहाँ से आपने KCl डाला था तो वो अपने K+ यहाँ ट्रांसफर कर देगा ताकि आपके जो सोल्यूशन है आपके उसका न्यूट्रलिटी बनी रहे। क्लियर होता है ये टॉपिक सभी के लिए? तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और अच्छे से समझेंगे। ओके, तब तक आप पढ़ते रहो और तैयारी करो अपने क्लास टेस्ट की, जो कि आपका मंडे को होगा। बस ये चीज बना लेना कि Zn+2 आयन यहाँ पर रॉड से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ लिख लो इसे। Zn+2 शिफ्ट bond to solution and Cu+2 shift solution ओके, इसीलिए जिंक जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वहां से +2 कहाँ आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है। जब प्लस वहां से आ रहा है तो वहां माइनस छोड़कर जाएगा, और कॉपर जो है वो इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वहां पर Cu+2 सोल्यूशन से कॉपर पर जाकर इकट्ठा हो रहा है, तो वहां चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम समझते हैं इस टॉपिक को। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।